बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 308 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं तेज़ कदमों से चलते हुए गली के सिरे पर पहुंचा और घूमकर सामने वाली सड़क पर आ गया। यहाँ से कोठी का बैरूनी गेट और शाह जमाल रोड वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। मैंने पहली नज़र में उस सफ़ेद हाई रूफ को देख लिया जो खादम हुसैन के बकौल हमारे ताकुब में वहाँ पहुंची थी। मैं इस वक्त एक ऐसी जगह खड़ा था जहाँ से वो सुजुकी हाई रूफ तो मुझे दिखाई दे रही थी, मगर मैं उन लोगों को नजर नहीं आ सकता था। वो तीनों अभी तक हाई रूफ के अंदर ही इत्मीनान से बैठे थे। इससे लगता था फिलहाल उनका रेड का कोई इरादा नहीं था। मुझे इसी मौके से फायदा उठाना था। मैं मुताद अंदाज में कदम उठाते हुए कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान पर पहुंच गया। मैंने दूर से उस दुकान पर पब्लिक कॉल ऑफिस का मखसूस बोर्ड देख लिया था। कोल्ड ड्रिंक्स की मज़कूरा दुकान सफ़ेद सुजुकी हाई रूफ से ज्यादा फासले पर नहीं थी और इत्तफाक से ये उसके अकब में वाक़ थी। मैं जब कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान पर पहुंचा तो इस वक्त एक शख्स फोन करके दुकान से निकल रहा था। ये मेरे हक में बेहतर हुआ। मैंने दुकान के मालिक की इजाजत से टेलीफोन का रिसीवर उठाया और फरीद पाशा के नंबर डायल करने लगा। इसी दौरान में मैंने खुद को एक ऐसे रुख पर फेर लिया जहां से मुझे सफ़ेद हाई रूफ और उसमें मौजूद तीनों अफराद वाज़े तौर पर नजर आते रहे। तीसरी घंटी पर फोन रिसीव कर लिया गया। मेरी समाज से एक नुस्वानी आवाज़ टकराई। मैंने पलक झपकने में आवाज़ को पहचान लिया। वो फरीद पाशा की बीवी नाइला थी। मैंने शाइस्ता लहजे में उसे मुखातिब करते हुए कहा, हेलो भाभी, कैसी हैं आप? वो चैकी, अपने देवर की दुआओं के तफैल बाखैरियत हूँ। तुम कहाँ पर हो? मेरे पास शहकारों के तबादले का वक्त नहीं था, लिहाजा मैंने उसे अपनी खैरियत से आगाह करते हुए सवाल किया, पाशा कहाँ है? नाइला को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि फरीद पाशा मुझसे किस नोयत का बेतकल्लुफ तकल्लुम चाहता है, इसलिए वो मेरे तर्द तखातुब का बुरा नहीं मानती थी। पाशा उसे अपने छोटे छोटे मामला से आगाह रखता था। नाइला को मेरी मौजूदगी में उसने बताया था कि वो मुझसे किस किस्म की बेतकल्लफी का ख्वाह है। जवाब में मैंने पाशा पर वादे कर दिया कि मैं नाइला को आप जनाब ही से मुखातिब करूंगा। मेरे इस रवैये ने नाइला को बहुत मुतासर किया। मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा, वो वॉशरूम में है, तुम जरा होल्ड करो। बल्कि ठहरो, होल्ड करने की जरूरत नहीं, वो जल्दी से बोली। वो वॉशरूम से निकल आए हैं और इसी तरफ आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद एयर पीस में मुझे फरीद पाशा की आवाज सुनाई दी, हाँ वैदान, उधर क्या रही? उसने बराह रास्त मुझे वैदान कहकर मुखातिब किया था, जिससे जाहिर होता था फोन का रिसीवर थमाने से कबल नाइला ने मेरे बारे में उसे इशारा दे दिया था। मैंने पाशा के सवाल के जवाब में नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उसे यहाँ की सूरत हाल के बारे में बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद उसने तशवीशनाक लहजे में कहा, खादम हुसैन के साथ तो तुमने नहायत अच्छा सलूक किया। ऐसे नमक हराम इससे भी ज्यादा बदतरीन सलूक के मुस्तहिक होते हैं। 2-4 दिन तक उसे वहीं तय खाने में उल्टा लटका रहने दो, फिर उसकी खबर लेंगे। वहां चकराने वाली चमगादड़ों को भी तो मालूम हो कि अल्लाह ने कैसे कैसे जानवर पैदा किए हैं। वही लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोला, तुमने ताकुब करने वाले जिन अफराद का जिक्र किया है वो खासी फिक्र अंगेज सूरत हाल है। इन हालात में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत तो होगी, फिलहाल मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैंने नीची आवाज में कहा। उसके साथ ही मैं सफेद हाई रूफ को भी निगाह में रखे हुए था। पाशा, मैंने इन 3 अफराद से निमटने के लिए एक शार्ट अमल्लाए एक्ट अपने ज़हन में तरतीब दे लिया है। मैं इन लोगों को किसी तरह घेर गार कर कोठी में दाखिल होने पर मजबूर करूंगा, फिर इनकी असलियत और मुझसे दुश्मनी का बांडा फूट जाएगा। पाशा ने दोस्ताना अंदाज में कहा, मुझे यकीन है तुम इन तीनों पर भारी पड़ोगे, लेकिन फिर भी मैं यही मशवरा दूंगा, अगर किसी दंगा फसाद के बगैर वहां से निकल कर मेरे पास आ सकते हो तो चले आओ। दंगा फसाद और उठा पटक तो अब बहुत जरूरी हो गई है पाशा, मैंने 2 टोक लहजे में कहा। मुझे पूरा यकीन है सिकंदर का राब्ता मेरे दुश्मन अव्वल चौधरी नवाज अली के किसी कारिंदे से हो गया है। सफेद आई रूफ में सिकंदर तो मुझे नजर नहीं आ रहा, मगर उन अफराद में किसी न किसी की जबान ये राज जरूर उगल देगी और मैं ये राज जाने बगैर चैन से नहीं बैठ सकूंगा। ठीक है, तुम जो मुनासिब समझते हो वो करो, पाशा ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं पूरे खुलूस से तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। मुझे उम्मीद है तुम उन लोगों से 4-4 हाथ करके बहुत जल्द मेरे पास आ जाओगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, मैंने पूरा लहजे में कहा। बिलफर्ज अगर मैं किसी लंबे चौड़े टंटे में उलझ जाता हूँ और तुम्हारी तवक्को के मुताबिक मुझे तुम्हारे पास पहुंचने में ताखीर हो जाती है तो मेरे बारे में फिक्रमंद ना होना। मैं रात के किसी पहर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा या तुमसे टेलीफोनिक राब्ता करूंगा। तुम्हारी निशान पेट्रोल कोठी के अंदर महफूज खड़ी है, तुम जब चाहो उसे वहां से निकाल सकते हो। यार तुम निशान की फिक्र में खुद को दुबला मत करो, वो कहीं नहीं जाती। पाशा, वो एक नई नवेली जीप है, मैंने संजीदगी से कहा, और लाखों की मारियत। वो कतई कलामी करते हुए बोला, मैंने तुम्हें यार कहा है वैदान, तुमने मुझे देखा है, अभी मेरी यारी नहीं देखी। मैं अपने दोस्तों की खातिर जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। 40-50 लाख की जीप क्या हैसियत रखती है? मुझे तुम्हारी जबान का एतबार है पाशा, मैंने कहा। मैं भी इसी किस्म की दोस्ती का कायल हूँ, लगता है हमारी खूब निभेगी इंशाल्लाह, वो तय दिल से बोला। गनीमत ये था कि हमारी इस गुफ्तगू के दौरान में फोन को इस्तेमाल करने वाला और कोई जरूरतमंद इस पीसीओ पर नहीं आया था, हत्ता कि कोल्ड ड्रिंक का कोई खरीदार भी नहीं आया था। इससे ये भी जाहिर हुआ वो दुकान ज्यादा नहीं चलती थी, जो मेरे लिए खासी मुफीद साबित हो सकती थी। मैंने इस गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाते हुए कहा, पाशा, तुमने मुझे बताया खादम हुसैन 1-2 मरतबा तुम्हारे साथ इस कोठी पर आया था, मगर उसका कहना है वो यहाँ बाकायदा ड्यूटी कर चुका है। उसका दावा दुरुस्त है, पाशा ने तस्दीकी अंदाज में कहा।
خادم حسین کو میں نے اس کوٹھی میں قیام کے بالکل آخری دنوں میں ملازم رکھا تھا، پھر ہم گلبرگ 3 والی کوٹھی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ کیا دیا سیکورٹی گارڈ ڈیوٹی پر آ گیا؟ ہاں، میں نے تمہارے جاتے ہی اسے کال کیا تھا، پاشا نے کہا۔ وہ آدھے گھنٹے کے اندر یہاں موجود تھا اور اس وقت وہ باقاعدہ ڈیوٹی پر ہے۔ عمر دین نامی اس گارڈ کو میں نے ایک پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ کمپنی سے حاصل کیا ہے جو اپنے ملازمین کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتی ہے۔ خادم حسین کسی ریفرنس کے بغیر میرے پاس آیا تھا اور اس کا کہیں کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ میں نے عمر دین کو یہی بتایا کہ سابق گارڈ کو غیر ذمہ دارانہ رویے پر میں نے نوکری سے نکالا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح نیا گارڈ زیادہ فرض شناسی کا مظاہرہ کرے گا، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ بھی تمہیں اپنی حفاظت کے نظام کو زیادہ مضبوط اور فعال بنانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یاد رکھو، اب تمہارا واسطہ بہت ہی خطرناک لوگوں بلکہ مجرموں سے ہے جو صفاقی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے تم بھی میری ایک بات نوٹ کر لو وجدان، وہ اپنے مخصوص سٹائل میں بولا۔ اسی وقت پی سی او میں 2 افراد داخل ہوئے اور مجھے فون کے ساتھ مصروف دیکھ کر ایک جانب خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھ گیا وہ میرے ریسیور رکھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی پی سی او میں صرف ایک ہی فون سیٹ تھا۔ میں نے پاشا سے بات کرتے ہوئے کہا، ہاں بولو، میں نوٹ کر رہا ہوں۔ اس مرتبہ میں قدرے بلند آواز سے بولا۔ اس نے کہا، اگرچہ خطرناک مجرموں سے میرا پالا پڑا ہے تو تم جیسا جگری دوست بھی میری فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ میں آج ہی مناس باقر کو فون کر کے تمہیں یہاں بھیجنے پر اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس رو میں مزید قدم آگے بڑھاتا، میں نے گفتگو کے سلسلے کو موقوف کرتے ہوئے کہا، اچھا اب میں فون بند کرتا ہوں، وہ لوگ ہائی روف سے باہر آ رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف کی بات سنے بغیر میں نے اللہ حافظ کہہ کر واقعی ریسیور رکھ دیا۔ قدرت کے کارخانے میں ہر کام کا ایک ایک وقت مقرر ہے، کوئی کام اس مقررہ وقت سے پہلے نہیں ہو سکتا، اسی طرح کسی کام میں تاخیر بھی ممکن نہیں۔ بعض عقل کے اندھے بادام خود عقل کل قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مستقبل کا حال جانتے ہیں اور آنے والے وقت اور کاموں کے ظہور پذیر ہونے کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اندازوں اور قیاسات کی بات الگ ہے، کبھی کبھار تکے تیر سے زیادہ سیدھے میں لگتے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کوئی عامل یا کامل قدرت کے فیصلوں سے قبل از وقت آگاہ ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے تو اس سے زیادہ جہالت اور حماقت کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ علیحدہ امر ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی بات کہتے ہیں اور وہ اسی وقت ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہ کام ہمارے کہنے سے ہوا ہے، ہم اس کام کے اس وقت ہونے کے بارے میں جانتے تھے۔ ان لمحات میں در حقیقت ہماری آگہی قدرت کے نظام پر کہیں ٹیون ہو جاتی ہے اور قدرت کا کوئی راز ہم پر منکشف ہو جاتا ہے، جو خیال کی صورت میں ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور بے اختیار زبان سے پھسل جاتا ہے۔ یہ محض ایک اتفاق ہوتا ہے اور خاصا حسین اتفاق ہوتا ہے جو ہمیں مسترد کے ساتھ ساتھ ایک حیرت سے بھی دو چار کر دیتا ہے۔ میں بھی اس وقت دلچسپ حیرت سے دو چار تھا جیسے ہی میں نے فون پر پاشا سے کہا، وہ لوگ ہائی روف سے باہر آ رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسی لمحے ہائی روف کا دروازہ کھلا اور پیچھے بیٹھے ہوئے 2 افراد باہر نکل آئے۔ ڈرائیور البتہ اپنی سیٹ پر موجود تھا، میں ان سے اتنے فاصلے پر تھا کہ ان کی باتوں کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یقینی بات ہے انہوں نے گاڑی سے باہر آنے سے پہلے آپس میں کوئی بات چیت بھی کی ہوگی۔ بہرحال جیسے میرے ذہن میں ان کے بارے میں خیال ابھرا، وہ گاڑی سے باہر آ گئے۔ میں پچھلے کئی دنوں سے چی کی ایڈوانس مشقیں کر رہا تھا جس سے میری باطنی قوتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا۔ ممکن ہے میری آگئی چی کی قوت کے طفیل ہی متحرک ہو گئی ہو اور اس کی فعالیت اچانک بڑھ گئی ہو۔ مخصوص اوقات میں انسان کے سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی صلاحیت ویسے بھی بڑھ جاتی ہے۔ چی کی افادیت اور کارفرمائیاں رفتہ رفتہ مجھ پر منکشف ہو رہی تھی۔ چی بہت ہی پراسرار اور حیرت انگیز قوت کا نام ہے۔ یہ پیٹ کے ذریعے حصے میں ناف اور ریڑھ کی ہڈی کے آخری مورے کے درمیان خوابیدہ حالت میں موجود رہتی ہے۔ اس سے کام لینے کے لیے مخصوص مشقوں کے ذریعے اسے بیدار کیا جاتا ہے اور بڑی مہارت سے اسے قابو میں لا کر بہت سے مفید کام لیا جا سکتے ہیں۔ یہ قوت انسانی جسم میں کسی جنریٹر کے طور پر کام کرتی ہے اور اس کی مدد سے جسم کے تمام نظاموں کو فعال اور زود حس بنایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ چی کا تلفظ شی بھی کرتے ہیں۔ بدھ بخشوں کے ایک رہنما شاولن ٹیمپل میں مارشل آرٹس کا بانی بودھی دھرما چی کی قوت پر بہت زور دیتا تھا اور اس کی بیداری کے لیے اپنے شاگردوں کو سانس کی مخصوص مشقیں اپنی نگرانی میں کراتا تھا۔ انہی میں سے چند مشقیں ماسٹر ہینگ پائی نے بھی مجھے کروائی تھی اور وہ دوسری ایڈوانس مشقوں کے بارے میں مجھے تفصیلاً بتاتا تھا جو آج کل میں باقاعدگی سے کر رہا تھا۔ بودھی دھرما مطلب جس شخص کے جسم کے بالائی حصے میں چی ہو اور سینہ گندی ہوا سے بھرا ہو، اسے نہایت آسانی سے گرایا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جس کا سینہ یعنی پھیپھڑے تازہ ہوا سے بھرے ہوئے ہوں اور چی جسم کے ذریعے حصے میں مرتکز ہو، وہ ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے۔ میں یہی سب سوچتے ہوئے پبلک کال آفس سے باہر نکل آیا۔ اس وقت تک ہائی روف سے باہر آنے والے افراد کوٹھی کی جانب پیش قدمی کر چکے تھے۔ وہ کوٹھی جو ابھی تک فرید پاشا کی ملکیت تھی اور اس کے ایک خفیہ تہہ خانے میں سیکورٹی گارڈ کسی دھاتی پینڈولم کی مانند ٹو اینڈ فرو حرکت کر رہا تھا۔ نائلون کی مضبوط ڈوریوں میں جکڑے ہوئے اس کے بدن کی یہ آگے پیچھے حرکت کسی نشان عبرت سے کم نہیں تھی۔ میری نگاہ انہیں 2 افراد پر جمی تھی اور میں دبے قدموں سفید ہائی روف کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے گرم چادر کی بکل باہر رکھی تھی جبکہ دوسرے نے لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ موسم میں اگرچہ خون کی در آئی مگر ایسی بھی سردی نہیں تھی کہ گرم کپڑوں کے استعمال کی ضرورت پیش آتی۔
गाड़ी में मौजूद ड्राइवर ने सेलुलर स्वेटर पहन रखा था। मैं समझ गया उन्होंने अपने लिबासों में किसी किस्म के आतिशी हथियारों को छुपाने के लिए वो स्वांग भरा था। स्कूटी की जानिब बढ़ते हुए दो अफराद के कदमों से मुझे ये अंदाजा लगाने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि वो मेरी खबरगिरी के लिए उस तरफ जा रहे थे। वो दोनों कोठी के गेट के सामने पहुंचकर रुक गए और चौकन्ना नजर से दाएं बाएं देखने लगे। उनके अंदाज में बड़ी पुरस्कारियत पाई जाती थी। वो कोठी में दाखिल होने से कबल अपने गिरदोपेश का जायजा ले रहे थे। मैं इसी दौरान में मोहतात कदमों से चलते हुए सफेद हाई रूफ के नजदीक पहुंच गया। गाड़ी के अंदर मौजूद ड्राइवर की नजर भी उन्हीं पर लगी हुई थी, इसलिए उसे वहां मेरी मौजूदगी का एहसास ना हुआ। इस वक्त लगभग शाम के 5 बजे थे और शाम रात से गले मिलने की तैयारी में थी। सफेद हाई रूफ शाह जमाल रोड के जिस हिस्से में खड़ी थी वहां इक्का दुक्का गाड़ियों के गुजरने के सिवा किसी किस्म का रश वगैरह नहीं था। मैंने देखा कोठी के गेट पर पहुंचने वाले वो दोनों अफराद यके बाद दीगरे अंदर कूद गए। गेट को हमने अंदर से बंद कर रखा था, इसलिए उन्हें फलांग कर अंदर जाना पड़ा। जब हमारा ताकुब करके वहां पहुंचने वाले अफराद कोठी के अंदर गायब हो गए तो मैं बाइसगी हाई रूफ के ड्राइवर की समत बढ़ गया। इस वक्त मैं हर नौइयत की कार्रवाई के लिए तैयार था। मुझे कोठी के अंदर जाकर किसी भी किस्म की वाह या सूरत हाल से साबिका पड़ सकता था, इसलिए जरूरी था कि किसी बैरूनी मुदाखलत को रोकने का बंदोबस्त कर लिया जाए। इस वक्त मेरी नजर में ड्राइवर से ज्यादा बड़ा मुदाखलतकार कोई और नहीं हो सकता था। मैं खामोशी से उसके पहलू से रेंग गया। भाई साहब, अचानक मैंने बर्राई हुई आवाज में उसे मुखातिब किया। वो चौंक कर मुझे देखने लगा। पहले मैं यही समझा वो चौंका इसलिए कि मुझे देखते ही पहचान किया, लेकिन अगले ही लम्हे मेरा ख्याल बातिल साबित हो गया। उसकी आंखों में मुझे शनासाई का शायबा तक नजर न आया। उसके चौंकने की वजह महज ये थी कि इस वक्त वो पूरे ही नहमाक से कोठी की समत देख रहा था और मेरे अचानक मुखातिब करने ने उसे गड़बड़ा दिया था। मैंने उसकी सवालिया नजर के जवाब में पूछा, भाई साहब, शाह जमाल का मज़ार किस तरफ है? वो मुझे कोई भटका हुआ राहगीर समझा। सर से पांव तक देखने के बाद उसने एक जानिब इशारा करते हुए कहा, उधर चले जाओ, थोड़ी ही फासले पर तुम्हें मज़ार नजर आ जाएगा। ये तो अच्छा हुआ कि वो मुझे पहचाना नहीं। बसूरत दीगर भी मेरे पास उसका शाफी इलाज मौजूद था। फरीद पाशा ने मुझे बताया कि इस इलाके में एक रूहानी बुजुर्ग हजरत शाह जमाल का मज़ार भी वाक़ई है। ये मालूमात इस वक्त काम आ गई। मेरे पास बहुत कम मोहलत थी। कोठी के अंदर दाखिल होने वाले अगर बाहर निकल आए तो उनसे निमटने में कदरे मुश्किलात पेश आ सकती थी। कोठी के अंदर वो बासानी ट्रीट किए जा सकते थे। मैंने ड्राइवर पर चंद लम्हात सर्फ किए और बिजली किसी सूरत से उसकी गर्दन पर पाई जाने वाली एक मखसूस रग को मसल कर मैंने उसे थोड़ी देर के लिए अंटा गफील कर दिया। उसके सर को मैंने गाड़ी के स्टीयरिंग पर इस तरह झुका दिया कि दूर से देखने वाला कोई भी शख्स यही समझे कि वो ऊँग रहा है। अगले चंद सेकंड में मैं आवाज पैदा किए बगैर कोठी के अंदर पहुंच चुका था। जब मैं सिक्योरिटी गार्ड खादम हुसैन के हमरा कोठी में दाखिल हुआ तो मेरी हैसियत एक खरीदार जैसी थी, इसलिए मुख्तलिफ कमरे दिखाते वक्त खादम हुसैन उसकी लाइट्स ऑन कर रहा था, जिनमें से बेशतर कमरों में रोशनी हो रही थी। मुझे उम्मीद थी नवारदान पहले रोशन कमरों में झांकते, उन रोशन कमरों की बदौलत कोठी के बाकी हिस्सों में अंधेरा महसूस हो रहा था। मैं अंधेरे की आड़ लेते हुए कदम कदम मोहतात अंदाज से आगे बढ़ाने लगा। फिर वो मुझे दिखाई दे गए। वो एक ऐसे कमरे में दाखिल हो रहे थे जिसकी हैसियत खाल जैसी थी और उसकी एक दीवार में खुफिया तय खाने का चोर रास्ता भी नहायती पुरअसरार अंदाज में मौजूद था। मुझे अपनी कार्रवाई के लिए वहां हाल नुमा बड़ा कमरा नहायती मुनासिब और मौजू नजर आया। वो दोनों जैसी हाल में दाखिल होकर मेरी निगाह से ओझल हुए। मैं बड़ी तेजी से उनकी जानिब लपका। उन्होंने हाल का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मैंने कमरे में इन होते ही दरवाजा बंद करके बोर्ड चढ़ा दिया। वो पलट कर हैरत से मुझे देखने लगे। मैंने दोनों हाथ झाड़ते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा, तुम लोग मुझे कहाँ तलाश करते फिर रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। उन्होंने एक लम्हे के लिए मानी खेज नजर से एक दूसरे को देखा। मैंने उनका निगाही महफूम पढ़ लिया। वो मुझे वैदान की हैसियत से पहचान गए थे। उनकी आंखों में कुछ इस किस्म के तासरात थे जैसे उन्हें अचानक मुझे अपने सामने देखकर यकीन आया हो। चादर की बुक्कल वाले शख्स ने अचानक एक अजीब हरकत की। उसने अपने बदन से चादर खींचकर मेरी जानिब उछाल दी। मेरे हाथ के धक्के से अपनी समत आने वाली चादर को एक तरफ फेंका। इसी दौरान में वो शख्स अपने लिबास से रिवाल्वर बरामद कर चुका था। उसका कद 5 फुट 10 इंच रहा होगा। जैकेट वाले पिस्ता कामत गेंडा नुमा शख्स ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम खुद ही हमारे सामने आ गए, वरना हमें तुम्हारी हाथ पांव तोड़कर सामने लाना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा, ये हसरत अब निकाल लो, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और मेरे हाथ पांव भी सलामत है। मैं ये जुमले अदा करते हुए बड़ी जची तुली नजरों से दुबले पतले रिवाल्वर बरदार शख्स की तरफ भी देख रहा था। मेरा असल टारगेट वही था और मैं मुनासिब मौका हाथ आते ही उसे निशाना बनाना चाहता था। पिस्ता कामत जैकेट पोश शख्स ने तंजिया लहज में कहा, तुम्हारे हाथ पांव तो हम जरूर तोड़ेंगे, मगर तुम्हें जिंदा सलामत रखना हमारी मजबूरी है। तुम किसी हाथी के बरक्स हो। तुम्हारी जिंदा डिलीवरी हमारे लिए ज्यादा मुफीद साबित होगी। मरने के बाद तुम लख लाख के क्या कख तिनके के भी नहीं रहोगे। मैंने चौंक कर उसे देखा और गैर महसूस पेश कदमी करते हुए उससे सवाल किया, तुम मुझे पकड़कर किसे डिलीवर करना चाहते हो? तुमने अभी किसी डिलीवरी का जिक्र किया है। मेरी हरकत को रिवाल्वर बरदार ने महसूस कर लिया। इससे पहले कि उसका गेंडा नुमा साथी मेरे सवाल का जवाब देता, उसने रिवाल्वर को वार्निंग के अंदाज में लहराते हुए कहा, वैदान
कोई चालाकी दिखाने की कोशिश ना करना वरना जान से जाओगे। अगर मैं जान से चला गया तो तुम्हारे लिए बेकार हो जाऊंगा। मैंने रिवाल्वर बरदार की आंखों में आंखें गाड़ कर कहा। तुम्हारे इस गैंडे साथी ने बताया कि मैं कोई खाती नहीं हूँ जो जिंदा 1 लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का होता है। मज़कूरा शख्स तंबीह अंदाज में मुझसे गोया हुआ, तुम ज्यादा बातें ना बनाओ और खामोशी से खुद को हमारे हवाले कर दो। अगर हमें मजबूर करोगे तो हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। सुना है तुमने कराची में बड़ी थरथल्ली मचाई हुई है, लेकिन बच्चों एक बात ज़हन में रखना, ये लाहौर है, यहाँ एक से बढ़कर एक अथड़ा पड़ा है। तुम किसी गलत फहमी का शिकार ना रहना। इधर बंदा गुजारते हुए जरा देर नहीं लगाते। उसकी बकवास के दौरान में मैंने हम तीनों के दरमियान कदमी फासले को जहन नशीन कर लिया था। ज्यादा एक्शन में कोई कबाहत नहीं थी। मेरे जहन ने एक एक सूद का हिसाब कर लिया था। मैंने धमकी देने वाले गेंडा सूरत शख्स की तरफ देखते हुए बड़े बोले बंद से कहा, यार नाराज क्यों होती हो? मुझे पकड़ने आए हो, लो पकड़ लो। मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ। बात खत्म करते ही मैंने दोनों हाथ उसकी जानिब बढ़ा दिए। वो यही समझा मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाने वाला हूँ। वो बड़ी तेजी से एक कदम पीछे हट गया। इस तरह उसने मुझे मेरा मतलूबा जाविया फराहम कर दिया था। अब मैं बाआसानी उन दोनों को शिकार कर सकता था। फिर इससे पहले कि वो मेरे इरादे को भांपने की कोशिश करते, एक बिजली सी चमकी। मैंने पलक झपकने में एक बैक फ्लिप लगाई और पिस्ता कामत जैकेट पोच के सामने पहुंच गया। इस तरह की उस गैंडे की आड़ भी मुझे मयसर थी। अगर रिवाल्वर बरदार मुझे निशाना बनाने की कोशिश करता तो गोली गैंडे की मोटी पुश्त में महफूज हो जाती। मेरी इस गैर मुतवक्की हरकत पर रिवाल्वर बरदार बुखला गया। उसकी बुखलाहट से फायदा ना उठाना अजीम तरीन खमाकत होती। मैंने गेंडानुमा शख्स की ठोड़ी पर एक फुलादी पंच रसीद किया और फ्रंट रोल करते हुए रिवाल्वर बरदार के पास पहुंच गया। फिर मैंने उसे फायर करने का मौका नहीं दिया। उसका रिवाल्वर वाला हाथ सीधा होने से पहले ही मैं हरकत में आ चुका था। मैंने बड़ी सूरत से उसके बाजू को ब्लॉक किया और पूछ लगाते हुए बरोड़ा देकर उसकी पुश्त पर एक जोरदार किक रसीद कर दी। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने साथी की जानिब गया और उसे टकराकर जमीन बोस हो गया। इस तसादुम के नतीजे में रिवाल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। ये तमाम अमल बयान करने में खासा तवील और पेचीदा नजर आया है, लेकिन मैं इसकी तकमील में सिर्फ 5 सेकंड सर्फ किए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरे एक्शन में किस कदर बर्क रफ्तारी पाई जाती थी। ये सब मुरतब कम्बिनेशन का खेल था। बैक फ्लैग, पंच, फ्रंट रोल, ब्लॉकिंग, पुश, किक और किक एक ही लम्हाती सिलसिले की कड़ियां थी। मैंने एक तवील जंप लगाई और कमरे के फर्श से रिवाल्वर उठा लिया। करीबी दीवार पर कपड़े लटकाने वाली खूंटियां नस्ब थी। मैंने रिवाल्वर को एक खूंटी पर लटका दिया। इसी दौरान में वो दोनों उठकर खड़े हो चुके थे। मैं पलटकर उनकी तरफ बढ़ा तो मुझे एक मर्तबा फिर चौंकना पड़ा। इस दफा मुझे पिस्ता कामत गैंडे के हाथ में एक पिस्टल चमकता हुआ नजर आया। उसने वहीं खड़े खड़े पिस्टल को धमकी अमेज अंदाज में लहराते हुए मुझे वार्निंग दी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना वरना मैं भून कर रख दूंगा। तुम झूठ बोलते हो, बकवास करते हो। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुमने फायरिंग करके मुझे भून डाला तो मेरी जिंदा डिलीवरी कैसे करोगे? और मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर जरा वक्फा दिया। फिर कहा, मैंने तो पहले भी तुम्हें पेशकश की थी कि मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। आओ मुझे पकड़ लो। मैं एक मर्तबा फिर पेशकश दोहराता हूँ, आओ मेरी तरफ बढ़ो। मैंने उसके साथ ही हल्की पेशकदमी शुरू कर दी। मेरी सरकत के जवाब में खाल नुमा कमरा फायर की आवाज से गूंज उठा। गैंडे ने मुझे रोकने के लिए मेरे कदमों में फायर किया। गोया मैं अपनी चाल में कामयाब हो गया। मैं जवाबी कार्रवाई के तौर पर दोनों पांव से हवा में उछला। मैंने यही जाहिर करने की कोशिश की कि फायरिंग से खुद को बचा रहा हूँ। मेरी जगह कोई और शख्स भी होता तो गैर इरादी तौर पर वो भी ऐसी ही हरकत करता, मगर मैंने वो सब कुछ बा इरादा किया, इसलिए वो लोग मेरी चाल में आ गए। मेरा हवा में उछलना क़यामत ढा गया। ये उछाल समर साल्ट के लिए थी। शाओलिन टेंपल में मुझे खड़े खड़े कदमों पर उछलने की प्रैक्टिस करवाई गई थी। मैं बासानी 6 फुट तक जंप कर सकता था। बाद मखसूस हालात में ये बुलंदी 8 से 10 फुट तक पहुंच जाती। इस बुलंदी का इंहिसार उस जमीन पर होता जहां से उछलने की कोशिश की जाती। मेरा बदन जन से हवा में रूल हुआ और मैं फ्रंट समर साल्ट लगाते हुए पिस्टल वाले गैंडे के नजदीक पहुंच गया। इसी दौरान में उसने मुझे फायरिंग का निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके पस्तौल से फायर होने वाली गोलियां छत और दीवारों के प्लास्टर को उधेड़ने के सिवा और कोई काबिल जिक्र कारनामा अंजाम ना दे सकी। इस फायरिंग से मुझे एक फायदा पहुंचा और वो ये कि उसके पस्तौल का क्लिप खाली हो गया। जब मैंने उसके सामने लैंडिंग की तो उसके पिस्टल से ठीक ठीक की आवाज खारिज हुई। फिर उसने में पस्तौल की मखसूस ठक ठक में गैंडे की करा भी शामिल होगी। मैंने जमीन पर कदम ठिकाते हुए एक तूफानी मुक्का उसकी पकोड़ा नाक पर जड़ दिया। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया, फिर संभल कर मुझ पर हमलावर हुआ। पस्तौल का क्लिप खाली हो चुका था। उसने खाली पिस्टल खींचकर मुझे मारने की कोशिश की। कोशिश इन मानों में कि मैंने उसके इरादे को नाकाम बना दिया। उसके बाजू की हरकत में आते ही बैठक लगाने वाले अंदाज में मैं नीचे बैठकर खड़ा हो गया। इसी दौरान में खाली पिस्टल मेरे सर के ऊपर से गुजरते हुए उस दीवार से जा टकराया जहां एक खूंटी पर मैं पहले ही एक रिवाल्वर को लटका चुका था। इस हमले में नाकामी के बाद वो गैंडा सूरज शख्स असलन नस्लन गैंडे के माफिक चिंगारते हुए मेरी जानी बढ़ा। उसकी पकोड़ा नाक मेरा धुआंधार पंच खाने के बाद फूल कर कुप्पा हो गई थी।
और उसमें से बाकायदा खून भी रिस रहा था। इन हालात में उसका चेहरा बड़ा वहशतनाक मंजिर पेश कर रहा था। मैं जी जान से उसकी खातिर तवाज़े करने के लिए तैयार था। वो बड़े जारियाना अंदाज में मुझ पर पल पड़ा। मैंने उसके मुक्के को कामयाबी से बलाक किया, फिर अपने पेट की जानिब आने वाले उसके घुटने को रोका। मेरी हर रोक के जवाब में वो वार करता। मैं उसके पे दर पे हमलों को रोकने के लिए जवाब अदा गदल का इरादा कर ही रहा था कि उसके साथी को एक जानिब बढ़ते देखा। वो हमें मसरूफ पाकर मक्कारी दिखाना चाहता था। वो दीवार की जानिब बढ़ रहा था जहां मैंने उसे छीना हुआ रिवाल्वर लटका रखा था। उसकी चालाकी को समझते हुए मैंने गैंडे शख्स को अड़ुंगा लगाकर एक तरफ फेंका और तेजी से दूसरे मक्कार शख्स की तरफ बढ़ा। फिर कबल इसके कि वो रिवाल्वर तक पहुंच पाता, मैंने उसे जा लिया। वो अपने मकसद में नाकामी के बाद तन कर मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए रिवाल्वर खूंटी से उतारा और उसे अपनी जेब में ठोंसने के बाद अपने दुश्मन की जानिब मुतवज्जो हो गया। इस अमल में मुझे थोड़ी ताखीर हो गई क्योंकि उसी लम्हे मुझे अपने कंधे पर उसके पाँव की ज़रब महसूस हुई। उसने मौका पाकर मुझे एक किक मारने की कोशिश की। उसकी किक में ज्यादा फोर्स नहीं थी। वो बाकायदा मार्शल आर्ट्स नहीं था, बस लड़ाई भिड़ाई वाला लगता था। उसकी किक खाकर मैं पलटा और जवाबी हमले के तौर पर मैंने एक बैक पुश किक उसके पेट में रसीद कर दी। वो पेट पकड़कर दोहरा हो गया। ब्रिज के बाद दीगरे लेफ्ट एंड राइट राउंड उसमें किक्स चलाई। वो खुद को बचाते हुए पीछे हटने लगा। मैंने एक लंबा स्टेप लेकर उसे साइड किक मारी। वो किसी फुटबॉल की मानद सामने वाली दीवार से जा टकराया। इस टकराव के नतीजे में उसका जिस्म हवा में उछला और फिर वो धड़ाम से जमीन बोस हो गया। मैं तेजी से आगे बढ़ा। उसी वक्त गैंडा नुमा शख्स भी मेरी जानिब बढ़ा। हमने बैक वक्त जमीन पर पड़े हुए शख्स को मुलाहिजा किया। हमारा तनकीदी जायजा बड़े संगीन नताइज का हामिल था। जमीन बोस शख्स के सर से खून जारी हो गया। संगी दीवार से टकराव के नतीजे में उसकी खोपड़ी चिटक गई थी। वो बेइसु हरकत पड़ा था। उसकी हालत ने गैंडे को खून में मुब्तला कर दिया। वो बड़े वहशतनाक अंदाज में मुझ पर हमलावर हुआ। मैं उसकी तमाम तर वहशत और दहशत के लिए तैयार खड़ा था। उसने बिल्कुल किसी असली गैंडे के मानंद मेरे पेट में टक्कर मारने की कोशिश की। अंदाज ऐसा था जैसे अपने कातिल सींगों से मेरा पेट फाड़ डालेगा। मैं कदम पीछे कुचला और किसी मायर बुल फाइटर की तरह दो हाथों का डबल चोप उसके सर पर रसीद कर दिया। ये एक भरपूर ज़रब थी। मजरूब जख्मी गैंडे की तरह डकराते हुए उल्टे कदमों पीछे को हटने लगा। उसने दोनों हाथों से अपने सर को थाम रखा और उसके चेहरे से बेपनाह तकलीफ जाहिर हो रही थी। एक हमलावर पहले ही मेरी मारपीट से बेहोश हो चुका था। उसके होश में आने के बारे में कोई हतमी वक्त नहीं बताया जा सकता था। कोई भी शख्स पूरे वसूख से नहीं कह सकता था कि उसकी आंख इसी जान में खुलेगी या अगले जहान में। मैं दूसरे दुश्मन यानी गैंडा नुमा हमलावर को बेहोशी में पहुंचाने के हक में नहीं था। मुझे इन लोगों से बहुत सी मालूमात हासिल करना थी। अगर गैंडा भी बेहोश होकर किसी बेज़बान शख्स की सूरत धार लेता तो फिर सवाल किससे करता। इसी एहतियात के पेश नजर मैंने गैंडे के सर और जिस्म के बालाई हिस्से को निशाना ना बनाने का फैसला किया और उसके संभलने से पहले उसके सर पर पहुंच गया। उसने हाथों के प्याले से सर को थाम कर मुझे सरासीमा नजर से देखा। मैंने लगातार बड़े तूफानी अंदाज में 4-5 नी शॉट्स उसकी टांगों खुसूसन घुटनों और पिल्लियों पर रसीद कर दिए। वो लड़खड़ाते कदमों और कपकपाती टांगों के साथ जमीन पर गिर गया। मैंने आगे बढ़कर उसके पेट में एक ठुड्डा मारा। वो तकलीफ की शिद्दत से दोहरा हो गया। उसके हल्क से अजीबो गरीब अजियतनाक आवाजें खारिज होने लगी। उसने दोनों हाथों से पेट को दबा रखा था और किसी ज़िबा किए जाते हुए जानवर की तरह तड़प रहा था। मेरे ठुड्डे ने उसकी पेट के किसी अंदरूनी आधा को बुरी तरह मजरूह कर दिया। मैंने तड़पते फड़कते उस गरांडील शख्स को कॉलर से पकड़कर घसीटा और उसके बेहोश साथी के पास ले आया। फिर मैंने उसे बेहोश शख्स के ऊपर फेंकते हुए खूनख्वार लहजे में इस्तफसार किया, जिंदा रहना चाहते हो या तुम्हें मौत की लोरी सुना दूं। वो मुझसे बेदरीक पिटने के बाद बुरी तरह दहशत ज़दा हो चुका था। लड़ती हुई आवाज में बोला, मुझे मत मारो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। जिंदा रहने के लिए तुम्हें जबान खोलना होगी। मैंने पूरी सफाकी से कहा, बोलो, जबान खोलोगे या तुम्हारी जिंदगी का बंद खोल दूं। वो इस वक्त हिम्मत हार बैठा था और हारे हुए शख्स की कोई मर्जी नहीं होती। उसे जीतने वाले की मर्जी पर चलना पड़ता है। उसके हर हुक्म की तामील करना पड़ती है। ये मैदान जंग का उसूल है। इस उसूल को तोड़ने का हौसला वही रखते हैं जो जुरातमंद और खुददार होते हैं, जिन्हें अपनी खुदी जानो माल से ज्यादा अतीत होती है। वो अपनी इज्जत और आबरू की खातिर सब कुछ लुटा देते हैं। वो जबान नहीं खोलते, जिंदगी हार जाते हैं। मेरे दाम में आया हुआ वो शख्स इतना गैरतमंद और खुददार नहीं था। अगर वो इस कबील का होता तो बुराई और जुर्म की राह पर कदम ही ना रखता। मेरे सनसनीखेज सवाल ने उसकी आंखों में दुनिया और जहां का खौफ भर दिया। उसके चेहरे पर सरसों खिल उठी। वो पहली फुर्सत में अपनी जान बचाना चाहता था, इसलिए उसके डरे सहमे होंठों पर कपकपी नुमा जुम्बश हुई और वो लरदीदा आवाज में बोला, पूछो क्या पूछना चाहते हो। मैंने पूछा, किसके लिए काम करते हो। चौधरी दिलदार के लिए। उसके हल्क से नईव सी आवाज बरामद हुई। मैंने संगीन अल्फाज में दरियाफ्त किया, ये तुम्हारी माँ का यार चौधरी दिलदार कौन है। हमारा बास है। उसने बमुश्किल उगला, बास तो है, मुझे बताओ तुम्हारा बास चौधरी दिलदार कहाँ रहता है और क्या बेचता है। मेरी इस्तफसार में दुनिया और जहां की संगीनी समट आई थी। वो लिजाजत अमेज लहजे में बोला, तुम यकीन जानो मुझे बास की रिहाइश के बारे में कुछ मालूम नहीं, बस इतना जानता हूँ वो डिफेंस सोसाइटी में रहता है। मैंने आज तक उसे नहीं देखा। तुम लोगों तक बास के अहकाम किस तरह पहुंचते हैं। मैंने पूछा,
किसी न किसी जरिए से पहुंच ही जाते हैं। उसने बताया, मैं भी इन लोगों में नया हूँ, ज्यादा नहीं जानता। तुम ये ना समझना कि मैं तुमसे किसी किस्म की गलत बयानी कर रहा हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं, अगर होता तो तुम्हें बता देता। मैं क्या समझता हूँ और क्या नहीं समझता, इसके लिए मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं, मैंने डांट कर कहा। तुम्हारे बात से तो मैं खुद निमट लूंगा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारे बास का चौधरी नवाज़िश अली से क्या ताल्लुक है। मैं किसी चौधरी नवाज़िश अली को नहीं जानता। और राना अजमत के बारे में क्या ख्याल है? मैंने ये नाम भी पहली मर्तबा सुना है। वो सादगी से बोला। मुझे उसके लहजे से सच्चाई की महक आई। 99% इम्कान इस बात का था कि वो दरोग गोई से काम नहीं ले सकता। वो इस सेटअप में वाकई नया लगता था। मैंने इत्माम हुज्जत के तौर पर उसे दरियाफ्त किया। सिकंदर को जानते हो? वो तपते हुए लहजे में बोला, ये सारी आग उसी ने लगाई हुई है। सिकंदर का तुम्हारे पास चौधरी दिलदार से क्या ताल्लुक है? उसने जवाब देने के लिए लब खोले ही थे कि उसी वक्त कोठी के अंदर दब दब की मखसूस आवाजें उभरी। मैं एक लम्हे में समझ गया दर्जन भर अफराद दीवार फलांग कर कोठी के अंदर कूदे थे। वो बड़े सनसनीखेज और नाजुक लम्हात थे। इससे पहले कि मैं किसी अमली इकदाम के बारे में जहन को जहमत देता, कोठी का अंदरूनी हिस्सा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कई गनों ने दहाने बैक वक्त खोल दिए थे। यूं महसूस होता था वो फायरिंग किसी एक इंसान को शिकार करने के लिए ना की गई हो, बल्कि हमलावर पूरी कोठी को भूनने का इरादा रखते हो। इन नलाकत खेज लम्हात में साइती खामोशी का वक्फा आया तो कोठी के किसी दूर अफ्तादा हिस्से में टेलीफोन की घंटी बजने लगी। दूसरी घंटी की आवाज मेरी समात तक रसाई हासिल ना कर सकी क्योंकि ब्रेस्ट फायरिंग का दूसरा राउंड शुरू हो गया था। मैं उस गेंडा नुमा शख्स की बगलों में हाथ डाले हुए उसे घसीटते हुए उस दीवार की जानिब बढ़ गया जिसके पीछे तय खाने का रास्ता था। तय खाने के अंदर सूरत में कोई फर्क नहीं आया था। मैं जो चीज जहाँ छोड़ गया था वो वहीं वैसे ही पड़ी हुई थी। मैंने बड़ी सूरत और चाबक दस्ती के साथ उस वजनी बदन गेंडा नुमा शख्स को घसीट कर तय खाने के अंदर पहुंचाया और मखसूस तकनीक इस्तेमाल करते हुए दाखिली दरवाजा बंद कर दिया। इस तय खाने में रोशनी और हवा का माकूल इंतजाम था, मसनूई और कुदरती दोनों किस्म का। दिन के वक्त सूरज की जुज़वी रोशनी से काम चल जाता तो एक मुख्तसर से रोशनदान से छीन कर अंदर पहुंचती थी और रात के अंधेरे में बल्ब वगैरह रोशन किया जा सकता था। इस वक्त लगभग रात के 6 बज रहे थे, इसलिए मैंने तय खाने में दाखिल होने से कबल दीवार पर नस्ब बिजली के स्विच को ऑन कर दिया। मुझे उम्मीद थी बल्ब की धीमी रोशनी बाहर कहीं नजर नहीं आएगी। रोशनी का जरिया वो मुख्तसर सा रोशनदान बहुत महफूज जाविये पर बना हुआ था। खादुम हुसैन की मुझ पर नजर पड़ी तो वो आपे से बाहर हो गया। उसका दाना किसी गटर के मानंद उबलने लगा। उसने मुझे बेबहा गालियां सुनाना शुरू कर दी। मैंने कुछ पहले उसे जिस हाल को पहुंचाया था उसके पेश नजर ये उसका हक बनता था, लेकिन उसकी बदकलामी मेरे लिए संगीन मसाइल खड़े कर सकती थी, इसलिए खादम हुसैन को तंबीह करना जरूरी था। मैंने पिस्ता कामत गेंडे को तय खाने के पुख्ता फर्श पर फेंका और जमीन से सिर्फ 2 फुट ऊपर छत से लटके हुए खादम हुसैन की जानिब बढ़ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया जिसका सबब उसका चेहरा और भी खौफनाक हो गया। ये बात मेरी निगाह से पोशीदा नहीं रही कि वो फर्श पर पड़े हुए गेंडा नुमा शख्स को देखते ही पहचान गया था। मैंने नजदीक आकर उसके चेहरे को ऊपर उठाया तो वो फंसी फंसी आवाज में मुस्तफसर हुआ कि कोठी के अंदर क्या हुआ और ये क्या हो रहा है। मैंने चलने में पहले फायरिंग की आवाज सुनी थी। वो फायरिंग नहीं थी अहमक, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सफाकी से कहा, ये खुशी में फोड़े जाने वाले पटाखे और गोले हैं। पटाखे और गोले? उसने हैरत से दोहराया। मैंने कहा, खादुम हुसैन तुम भी बहुत बेखबर हो। तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि आज तुम्हारे वली नेमत की महबूबा की शादी है, भाई फरीद पाशा की बारात आई है। ये सब शोर शराबा उसी सिलसिले में है, मगर लड़की का भाई मारे शर्म के इधर बैठा है। बात खत्म करते ही मैंने जैकेट पोश गेंडे की तरफ इशारा भी कर दिया। उसी वक्त कोठी के मुख्तलिफ अंदरूनी हिस्सों में दौड़ते हुए कदमों की आवाजें उभरने लगी। दीवार फैलाकर अंदर आने वालों में से मैंने किसी को नहीं देखा था, लेकिन उनके सरगर्म कदम और फायरिंग से वादे था वो किसी खास मिशन पर है। इस खुफिया तय खाने का रास्ता जिस हाल नुमा कमरे में था उसे मैंने वहां पहुंचते ही अंदर से बोल्ट कर दिया था और उसी हाल की एक दीवार के साथ गेंडे का दुबला पतला साथी नीम मुर्दा या नीम जिंदा हालत में पड़ा था। बैरूनी हमलावर इस हाल में दाखिल नहीं हो सकते थे और अगर किसी तरह वो अंदर पहुंचने में कामयाब हो भी जाते तो तय खाने तक उनकी रसाई नामुमकिनात में से थी। तय खाने में दाखिले की तकनीक पाशा और मेरे सिवा और कोई नहीं जानता था, इसलिए से ये तय खाना खासी महफूज बना का था। खादुम हुसैन पाशा की बारात के हवाले से मेरे तंज को बखूबी समझ रहा था। बेबसी और बेचारगी ने उसे हाथ पांव का मोहताज बनाकर रख दिया। उसकी सिर्फ जबान आजाद थी जिसका वो बेदरीग इस्तेमाल कर सकता था। इन संगीन लम्हात में खादम हुसैन को बैग किसी किस्म की जबान दरादी की इजाजत नहीं दे सकता था। तय खाने से खारिज होने वाली कोई हल्की फुल्की आवाज ऊपर वालों को हमारी जानिब मुतवज्जो कर सकती थी, जिनके बारे में अभी वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो कौन है, कहां से आए और किस मकसद से आए हैं। तुम बहुत ही गलत कर रहे हो वजदान। खादम हुसैन के ऊंट धमकी अमेज अंदाज में थरथराए। मुझे यकीन है राना अजमत और सिकंदर के आदमी कोठी में पहुंच चुके हैं और वो तुम्हें के बाद उसका जुमला नामुकम्मल रह गया। मैंने उल्टे हाथ के एक भरपूर थप्पड़ उसके ऊँटों पर रसीद कर दिया। उसके लबों से बाकायदा खून रिसने लगा और उसके पहले से खून आलूद चेहरे की रौनक में इजाफा करने लगा।
اب اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی خارج ہوا تو میں تمہیں صدا کے لیے قوت گویائی سے محروم کر دوں گا۔ میں نے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ تمہاری للو کو گدی سے کھینچتے وقت مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔